एम्बुश लगा के तरीके से, मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहां पर एक अपराधी, एक बाहुबली अपराधी, और उत्तर भारत की राजनीति में बाहुबली, जिसका इस्तेमाल कभी जैन समुदाय के लोग अपने एक तीर्थंकर के लिए करते थे, उस शब्द का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में राजनीति में अपराध की दुनिया के जरिए, यानी कि एक अहिंसक धर्म की शब्दावली से उठाए गए एक शब्द का प्रयोग हिंसा के जरिए राजनीति में कदम रखने वालों के लिए किया जाता रहा है। ये बहुत दिलचस्प बात है। उत्तर भारत में हमने राजनीति की शब्दावली और राजनीति की मर्यादाएं सब ताक पर रख दी हैं। कल हमने आपको सुल्ताना डाकू की कहानी सुनाई थी और बताया था कि सुल्ताना डाकू की दादी, जो सुल्ताना को शाबाशी देती थी बजाय डांटने के चोरी करने पे, वो हमारे राजनीतिक दल है और वो ऐसे तमाम अपराधियों को इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, शाबाशी देते हैं और वो छोटे अपराधी धीरे धीरे बड़े अपराधी में बदल जाते हैं। हमने आपको कल रात एक सवाल के साथ छोड़ा था कि अगर कश्मीर में पुलिसकर्मियों को गोलियों से छलनी कर देने वाले आतंकवादी हैं, तो उत्तर प्रदेश में 8 पुलिसकर्मियों को गोली से छलनी करके उनकी हत्या कर देने वाले को हम केवल हिस्ट्री शीटर क्यों कहते हैं। हमने यह भी सवाल पूछा था कि अगर यही गोलियां चलाने वाले किसी धर्म विशेष के लोग होते, तो भी क्या हम उनको हिस्ट्री शीटर या अपराधी या माफिया या बाहुबली भर कह रहे होते। उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक साल में, 2018 का आंकड़ा दे रहा हूं क्योंकि नई सरकार, अच्छे दिन की सरकार ने 2019 का आंकड़ा एनसीआरबी ने अब तक जारी ही नहीं किया है अपराधों का, तो 2018 के मुताबिक 116 पुलिस वाले उत्तर प्रदेश में ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो है वो मारे गए। यानी कि हर तीसरे दिन यूपी में एक पुलिसकर्मी जो है वो ड्यूटी करते हुए उसने अपनी जान गंवाई। हमारे साथ सुभाषनी अली हैं, AIDWA की अध्यक्ष है, आइडवा की आप सब जानते हैं, उपाध्यक्ष एक्टिविस्ट है, उपाध्यक्ष है, आप सब जानते हैं, और एक्टिविस्ट के तौर पे भी जानते हैं, राजनीतिक चिंतक के तौर पे भी जानते हैं, नेता के तौर पे भी जानते हैं। मैं बहुत देर ना करते हुए मैं सीधे सवाल पूछना चाहता हूं सुभाषनी जी से। सुभाषनी जी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई एक शब्द उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, अभी की जो स्थिति है अपराध की और तमाम चीजों की, अगर मैं कहूं कि एक लाइन में या पहली आपकी टिप्पणी, त्वरित टिप्पणी क्या होगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अक्सर लोग इसको जंगल राज कहते हैं जी। और हम लोग भी कभी कभी यही कहते हैं, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि हम लोग जंगल में रहने वाले जानवरों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वो सब ऐसे काम नहीं करते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक लोग और सरकार से जुड़े हुए लोग और अन्य लोग कर रहे हैं। बहुत ही मतलब विचित्र स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम सच्चाइयों पर झूठ का पर्दा बड़े ही चतुर तरीके से डाला जा रहा है। लेकिन कल जो घटना हुई हमारे कानपुर देहात के जिले में, जो हमारे कानपुर से ही लगा हुआ है, उसने कई चीजों को खोल करके लोगों के सामने रखने का काम किया है। तो अब इसको क्या हम कहेंगे, अब मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है इसके लिए। मेरा एक अगला सवाल ये है कि आप चूंकि वहीं रह रही हैं, आप तो कानपुर में ही मेरे ख्याल से रहती हैं, ये कभी, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि पिछले 4 दशक में इस तरह की घटना, पुलिस पे इस तरह का हमला कभी नहीं हुआ। क्या बदला है आपको लग रहा है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं, नहीं, अधिकतर लगातार देखिए, ट्रैवल मैं करती हैं। जी। मैं ये नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि एक फेक्ट, मतलब पुलिस के ही कुछ बड़े अधिकारियों ने अपने ही कुछ लोगों को मरवाया था, जिसमें एक डीवाईएसपी भी थे, उनका नाम मैं इस समय भूल रही हूँ, कृष्ण प्रताप सिंह शायद उनका नाम था। जी। और वो एक ये दिखाया गया था कि वो कुछ बहुत ही गरीब किस्म के लोगों को ढूंढने गए और उन लोगों ने उनको सबको मार डाला। बाद में पता चला कि इसमें पुलिस का भी बहुत बड़ा हाथ था। और उनकी जो बेटी है, मैं जानती नहीं हूँ, वो शायद किंतल सिंह नाम है, वो आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने और उनकी बहन ने मिल करके वो अपने पिता के इस हत्या के मामले को मतलब परस्यू किया जब तक कि उसकी सच्चाई सामने नहीं आई। और जो दरअसल दोषी थे, एक बड़े दोषी को छोड़ करके उनको मतलब सजा हुई। बहुत से लोग तो तब तक मर चुके थे। तो
ऐसा नहीं कि जब हम लोग कहते हैं ये कभी नहीं हुआ, ये वो कभी नहीं हुआ, लेकिन ये पक्की बात है कि वो जो मामला था उसमें तो पुलिस डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, लेकिन कल का जो मामला है अभी तो उसकी तह तक कोई पहुंचा नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत ही सनसनीखेज, सिर्फ एक तरफ तो मतलब 8 हमारे पुलिसकर्मी जिनमें काफी सीनियर लोग थे, वो मारे गए और कुछ घायल भी हैं। लेकिन जो पूरी कहानी है कि एक आदमी किस तरह से हर मतलब कानून को, व्यवस्था को, हर चीज़ को बिल्कुल धता बता रहा है, ये ज़्यादा सोचने की बात है कि आखिर ये हुआ कैसे? इसके पीछे जाने की बहुत जी। ज़रूरत है। और उसकी जो पूरी कहानी है, अपराध की जो आपराधिक जो उसका इतिहास है, तो आपको मालूम है कि हम कानपुर ये कालपी और बीहड़ के नज़दीक है और यहाँ पहले बड़े-बड़े डाकू माने जाते थे, मतलब मान सिंह डाकू और अभिराम और फूलन देवी, लेकिन इन सब की कहानी बिल्कुल अलग थी। ये ज़्यादातर मतलब जो बहुत दबी-कुचली जातियाँ हैं उनके सदस्य थे। इनके साथ किसी बड़े भूस्वामी या किसी ने कोई ज़ुल्म किया था, अन्याय किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने भी कुछ बदला लिया और वो बीहड़ में भाग गए और बीहड़ में ही रह के और काफ़ी कठिन ज़िंदगी वहाँ उनको बितानी पड़ी और वो डाकू बन गए, गैंग्स उनके बन गए। लेकिन ये तो मामला बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये जो विकास दुबे हैं, जिनको माना जा रहा है कि यही इस हत्याकांड के पीछे हैं, ये तो उस तरह के उनका कोई इतिहास नहीं है। ये तो राजनीति में आए करीब 2000 में, मेरे ख्याल से भाजपा से ही इनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और इन्होंने, अब वो बड़ी एक लंबी कहानी है कि वो एक चौबेपुर सीट है जी। विधानसभा की, उसमें वो किसी का समर्थन करते थे और भाजपा के संतोष शुक्ला जीत गए और वो जी। मंत्री भी बन गए। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने शायद 2000 में या 2001 में, जब भाजपा की सरकार थी, राजनाथ सिंह की सरकार थी, जी। उस सरकार के रहते उन्होंने शिवली पुलिस स्टेशन में जाकर के संतोष शुक्ला को और 2 पुलिस वालों को गोली से मार डाला और उसके बाद वो गिरफ्तार हुए। लेकिन सबसे कमाल की बात ये है कि वो बरी हो गए। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार उनकी, मंत्री उनका जिसकी हत्या हुई, उनकी सरकार में ये जेल जाते हैं और वो बरी हो जाते हैं। तो ये कैसी सरकारें हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही, क्योंकि अकेली वो राजनाथ सिंह की सरकार ऐसी नहीं है। उसके बाद वो हम देखते हैं कि वो बसपा में जाते हैं और वो ज़मीन के मामलों में भी उनका नाम आता रहता है। एक और हत्या किसी कॉलेज के मैनेजर की होती है, उसमें भी उनका नाम आता है और वो मतलब बसपा में उनका नाम बड़े-बड़े नेताओं के साथ आता है। उसके बाद फिर उनकी पत्नी शायद ये ज़िला ज़िला परिषद का चुनाव लड़ती हैं जी। और वो बैनर जो लगाती हैं वो सपा का होता है, हालाँकि सपा के लोग कह रहे हैं कि कभी हमारे सदस्य नहीं थे। जी। और अब जो है ये सारी पार्टियों को से अलग होकर के ये अपना अपराध ज्यों का त्यों चला रहे थे। जी। अभी हमने ये भी पता किया है कि 2017 में इनको गिरफ्तार भी किया गया था लखनऊ में जी। और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। लेकिन अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि उसके बाद हुआ क्या? क्योंकि बहुत जल्दी वो छूट गए होंगे। तो ये आखिर कैसे संभव है कि एक आदमी जिसके बारे में डीजीपी महोदय कल कह रहे थे कि 60 आपराधिक मामले इन पर हैं और 25,000 का इनाम भी है। एक इनाम वाला आदमी अपने घर में ही रह रहा है, अपने गाँव में ही रह रहा है। वो कहीं भागा हुआ नहीं था, कहीं छुपा हुआ नहीं था, वो अपने गाँव में ही रह रहा था और जी। ना इनाम को लेकर के कोई उसको पकड़ने आया, ना उसके आपराधिक इतिहास को लेकर के उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई और उसके पास और उसके परिवार में 4 गन के लाइसेंस भी मौजूद हैं। जी। तो अपराध जब कोई करता है तो गन लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। भाई इनके जी। क्यों नहीं रद्द किए गए? सब कुछ उनका बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहा था। अपराध भी चल रहा था, हत्याएँ भी चल रही थी, ज़मीनों का कब्ज़ा भी चल रहा था और वो अपने गाँव में, अपने घर में आराम से रह
भी रहे, उनके पास असलहे भी थे, उनके ऊपर इनाम भी था और वो रह रहे थे। लोग कहते हैं कि इस सब की वजह से उनका इतना दबदबा था उस इलाके में कि वो चुनाव तो खैर खुद भी लड़ने के इच्छुक थे, जैसा कि बताया जाता है, जी लेकिन वो बहुतों को चुनाव लड़ाते थे और जिताते भी थे। जी तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। फिर ये पता चलता है कि बहुत सारी पुलिस, कई थानों की पुलिस जा रही है उनको पकड़ने, लेकिन उनको पहले से ही खबर मिल जाती है, वो एक जेसीबी खड़ा कर देता है रास्ते में, वो उसमें उलझ जाते हैं उसको हटाने में, और फिर छत के ऊपर से उनके ऊपर गोलियां चलती हैं। तो निश्चित रूप से किसी न किसी ने मुखबरी की, उनको पता, उसको बताया। तो मेरा ये सवाल है कि एक तरफ तो हम निश्चित रूप से जो हमारे पुलिसकर्मी मारे गए उनके परिवारों के साथ अपनी संवेदना और अपना दुख व्यक्त करते हैं, ये जो पूरी घटना हुई उस पर अपना अचंभा भी व्यक्त करते हैं, लेकिन आखिर इन तमाम सवालों का जवाब हमको कब मिलेगा? बड़ी जी बात तो ये है। हाँ, बहुत से लोग ये कह रहे हैं, ये सच भी है कि अगर ये किसी दूसरे समुदाय के लिए के होते तो बिल्कुल दूसरी तरह से खबरें आ रही होती, मीडिया बिल्कुल पगलाया हुआ होता और मतलब आतंकवाद और यहाँ से तार जुड़े हैं ये सब हो रहा होता। ये तो बिल्कुल बात सही है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो हर मामले को लेकर के बीमारी को भी का भी सांप्रदायिकीकरण कर दिया जाता है, हर चीज का सांप्रदायिकीकरण किया जाता है। तो यहाँ तो लोग खैर मना रहे हैं कि किसी अल्पसंख्यक की तरफ से ये काम नहीं जी हुआ। जी लेकिन सवाल ये है कि न्याय की क्या हालत है, न्याय की क्या परिस्थिति है उत्तर प्रदेश में? बड़ा सवाल तो ये है। ये जो अन्याय का बोलबाला है, इसके कई 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 पहलू हैं। इसका सांप्रदायिक पहलू है, इसका मतलब जातिवादी पहलू है, और इसके साथ साथ इसका ये भी पहलू है, वो हमारे यहाँ डीजीपी रहे प्रकाश सिंह जी, उन्होंने तो बहुत कोशिश की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक ये केस लड़ा कि ये जो नेक्सस है, क्रिमिनल्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिशियंस, इस नेक्सस को बिना तोड़े हम पब्लिक लाइफ को सफा नहीं कर सकते हैं, और पुलिस से ये उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं कि वो अपना लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का काम ठीक से करेंगे। तो वो सवाल है कि प्रकाश सिंह ने जब ये बात कही और लिखी तब तो काफी साल अब बीत गए हैं, वो डीजीपी भी रहे, उसके बाद वो मतलब और वो सेंट्रल फोर्सेस के भी हेड रहे। लेकिन आखिर इन रिपोर्ट्स का होता क्या है? ये जो सुधार की सिफारिशें होती हैं, कोर्ट्स भी कहते हैं, इनका होता क्या है? इनका क्रियान्वयन क्यों नहीं होता है? इस पर मतलब एक बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि जो पुलिस, अपराधी, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस की का नेक्सस है, ये उत्तर प्रदेश में इतना गहरा क्यों और कैसे है, और इसका अब क्या होने वाला है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है। सुभाष जी, आप भी एक राजनीतिक दल से संबद्ध रही हैं, चुनावी राजनीति में रही हैं। कितना हम मुश्किल भी हैं होता है अभी। जी जी, कितना मुश्किल होता है ऐसी पॉलिटिक्स, वो पार्टियां या वो लोग जो एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, इस तरह का जो राजनीतिक प्रश्रय है वो ऐसी ईमानदार पॉलिटिक्स करने वालों के लिए कितनी मुश्किल खड़ा करता है, क्योंकि हम एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वाले देश देखिए, में जी हम मानते हैं कि मुश्किल तो खैर बहुत खड़ा करता है, और दिक्कतें भी होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये असंभव है। जी संभव है लेकिन बहुत मुश्किल है, जी क्योंकि इसके साथ तो जात भी जुड़ी हुई है, जी इसके साथ सांप्रदायिकता भी जुड़ी हुई है। जी क्योंकि जो लोग अपनी जाति के नेता बन जाते हैं, फिर वो पूरी की पूरी जाति को अपने पीछे मोबिलाइज भी कर लेते हैं, और अगर वो अपराधी भी हैं तो भी वो शायद और भी बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन पर कोई गंभीर डिस्कशन नहीं होता है। आप जी जात का नाम लीजिए, तुरंत कहेंगे रिजर्वेशन बंद करिए, ये बंद करिए, तुरंत एक मतलब बवेला मचने लगेगा। किसी भी गंभीर मुद्दे पर गंभीर चर्चा, गंभीर डिस्कशन अब हमारे यहाँ दिन पर दिन मुश्किल होता चला जा रहा है, और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मेरा सवाल इस रेफरेंस में भी था कि हमने कई मौकों पे सुना है कि जैसे खासतौर पे जो हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव, खासतौर पे ग्राम स्वशासन जो है, पंचायत के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, भयानक हिंसा होती है और तमाम उम्मीदवार होते हैं जिनको ऐसे लोगों के जरिए डरा धमका के चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जाता है। तो एक एक ये जो समस्या है, ये जो इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि
चर्चा नहीं होगी तो हम इससे भी निजात नहीं पा पाएंगे। नहीं, ये तो बहुत बड़ी हकीकत है। और ये हमने देखा कि जिस प्रदेश को हम लोग बहुत ज्यादा सभ्य और विकसित मानते हैं, तमिलनाडु, वहां जी तो दर्जनों में के संख्या में जो एससी एसटी के लिए रिजर्व सीट्स थी, वो भरी ही नहीं जाती थी, क्योंकि किसी को नॉमिनेशन नामांकन करने ही नहीं दिया जाता था। और कितनों की तो हत्या हो गई उसके बाद। तो ये जी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारे यहाँ तो, हमें याद है जब बहुत साल पहले की बात हम बता रहे हैं, कि कानपुर में बैठे हुए लोग थे कि फलानी पान की दुकान पर आप चले जाइए, तो फलाने इलाके के सारी मोहरें वहां उस आदमी के पास मिलेंगी। मतलब सरपंच की मोहर और इसकी मोहर और उसकी जी मोहर सब उस आदमी के पास रहती थी। जी तो हमारे यहाँ लगातार जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें दिन पर दिन जिसको कहते हैं जवाली हुआ है। अगर आप देखिए कि राग दरबारी कब लिखी गई थी, राग जी। दरबारी को लिखे गए कई दशक हो चुके 70s हैं। में लिखी गई थी जी, लेकिन 67 में। हाँ, जी सिक्सटीज 60। में। जी तो अगर आप राग दरबारी को पढ़े तो ऐसा लगता कि आज की कहानी है ये। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये जो दिक्कतें हैं, ये जो समस्या है, ये उत्तर प्रदेश के लिए कोई नई नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये जो जातवाद है, जातवादी सोच है, पुरुष प्रधानता की सोच है, और मतलब जिसको कहना चाहिए अपराधीकरण की परंपरा है, ये बहुत पुरानी है। और ये हमको जल्दी जाती हुई नहीं दिखाई देती है, क्योंकि आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ पर भूमि आंदोलन के बाद एक तरह से खत्म ही हो गई है। एक मेरा आखिरी। अब तो जी ट्रेड यूनियंस भी नहीं है। जी और उस तरह के जो गांव में जो मिल करके गरीब किसान और जी भूमिहीनों की मिलकर के जो संघर्ष होते थे, उनको सबको जातवाद ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। जी। मेरा ये अंतिम सवाल है। ये बहुत लगातार बात हो रही है कि जब से ये जो सरकार उत्तर प्रदेश में है, इसके आने के बाद से इन्होंने दावा तो कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें तो ये पीएचडी है इनकी दावा करने में कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। और उसके बाद से ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। एक तो ये कि एनकाउंटर का जो पूरा प्रोसेस है वही मूलभूत मानवाधिकारों के खिलाफ है। दूसरी चीज, क्या इस बात से आप भी सहमत हैं कि जाति विशेष के लोगों को या तो बचाया गया, या फिर जो कमजोर वंचित समाज से, अल्पसंख्यक समाज से जो लोग आते हैं, उनको इस पूरे प्रोसेस में निशाना बनाया गया, ये जो अपराध मुक्त करने के बजाय अपराध पर सही शिकंजा कसने के? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो 60 केस आपने जिक्र किया, ये 60 केस तो केवल एक चौबेपुर के थाने में ही दर्ज है इस व्यक्ति पे, जिसमें से ज्यादातर हत्या के केस हैं। उसके बावजूद ये आदमी खुला घूम रहा है इतने समय से। और अपने घर पे रह रहा है। जी, तो ये दुस्साहस जो आता है। और तो क्या कहीं ना आप ये मानती, कहीं ना कहीं जो जातीय स्ट्रक्चर है, और जिस सरकार आने के बाद ये लगता है कि क्या अपनी सरकार आ गई, एक राइट विंग सरकार जब आती है तो? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि ये हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी सरकारें पिछले मैंने अपने जीवन में देखी हैं, जी सब ने घनघोर अपराध किए हैं। जी अगर हम देखें तो कांग्रेस के ही समय हाशिमपुरा और मल्याना हुआ था, जी मुरादाबाद के दंगे हुए थे। जी तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत साफ सुथरी सरकारें इसके पहले रही हैं। जी बसपा में हाँ, कुछ अपराध पर नियंत्रण होता था, लेकिन मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो अपराध मुक्त था, लेकिन हाँ, कुछ अपराध पर होता था। जी कुछ सपा में जो उनके लोग अपराध करते थे तो थोड़ा दूसरा रवैया होता था वैसे। तो अपराध तो हमारे यहाँ, और आप देखिए, इससे ये बात साबित होती है कि ये आदमी सारी पार्टियों में रह चुका है। जी ये स्वयं जो विकास दुबे है, जी और इसके साथ जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जी ये सब तमाम पार्टियों का भ्रमण कर चुके हैं। जी लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि ये जो आज हमारी शासक पार्टी है, इसमें और अन्य पार्टियों में जो एक बुनियादी अंतर है, वो ये है कि बाकी जो दल हैं, वो कुछ न कुछ हद तक संविधान को मानते हैं, जी और उनका या उनके राजनीतिक पुरखों का जुड़ाव राष्ट्रीय आंदोलन के साथ और उसके मतलब सिद्धांतों के साथ रहा है। जी और वो संविधान को मानते हैं, और ये नहीं कहते हैं कि ये संविधान हटा दिया जाना चाहिए, इसकी जगह
कुछ और आना चाहिए। जी लेकिन जो आज भारतीय जनता पार्टी है और इसका संचालन करने वाली जो आरएसएस है, उनमें और दूसरों में अंतर यही है कि इनका राष्ट्रीय आंदोलन के साथ कोई जुड़ाव नहीं रहा कभी। और दूसरी बात ये है, ये वो पार्टी है अकेली पूरे देश में जी जिसने शुरू से ही 1950 से ही कहा है कि हम ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान को नहीं मानते हैं, हम तो इस देश में मनुस्मृति को ही लागू करना चाहते हैं। जी और चूंकि उनका एक बहुत क्लियर एजेंडा है, बाकी पार्टियों का इतना क्लियर एजेंडा नहीं है। उनके एजेंडे सब कंफ्यूज हैं। आप पैसा भी बनाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत अपराध भी करना चाहते हैं, कहीं कहीं छोटा मोटा सांप्रदायिक मामले में भी पड़ जाते हैं, जी जातिवाद का भी को भी प्रोत्साहित करते हैं। ये तो सब उनके यहाँ चलता है, लेकिन बुनियादी रूप से वो कोई मनुस्मृति को लागू नहीं करना चाहते हैं। जी हालांकि उनमें बहुत से लोग होंगे जो मनुवादी सोच के हैं, लेकिन ये एक सरकार है जिसके संचालक खुलेआम मनुस्मृति को लागू करने की बात करते हैं। जी अगर हम देखें कि पिछले चुनाव में जो साक्षी महाराज हमारे उन्नाव के एमपी हैं, जी उन्होंने तो खुलेआम अपने भाषणों में कहा कि भाजपा की सरकार आएगी तो संविधान को हम कचरे की पेटी में डालेंगे और मनुस्मृति को लागू करेंगे। जी तो फिर अगर हम देखें कि मनुस्मृति है क्या, जी मनुस्मृति जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को सही ठहराती है, जी वो असमानता को सही ठहराती है, वो महिलाओं के दयम दर्जे को सही ठहराती है। तो वो एक घनघोर असमानतावादी सोच से प्रेरित शास्त्र है जिसको वो यहाँ लागू करना चाहते हैं। जी और इसके साथ साथ उनका ये जो माइनॉरिटीज के प्रति जो इनका व्यवहार है, क्योंकि वो जानते हैं कि माइनॉरिटीज के खिलाफ ही एक वातावरण तैयार करके वो तमाम तथाकथित जो हिंदू जातियां उनको एक कर सकते हैं। तो वो इनका एजेंडा, तो वो क्या नाम है, वो रोमियो स्क्वाड जी और घर वापसी और जी ये गौ के नाम पर लिंचिंग, ये जी सब तो पहले दिन से ही इस सरकार के आने के बाद हो रहा है। और अभी जो सीएए के सवाल पर जी हमको बार बार हम याद दिलाते हैं जी कि सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में सीएए के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, उनके ऊपर हिंसात्मक हमले हुए हैं। बाकी पूरे देश में ये प्रदर्शन चले, महिलाओं के धरने चले, लेकिन कहीं भी हिंसा नहीं हुई। केवल यहाँ उत्तर प्रदेश में और मतलब ये आपके ये बाद में दिल्ली में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में केंद्र सरकार के हाथ में, वहीं पर हिंसा देखने को मिली। बाकी पूरे देश में तरह तरह की सरकारें होने के बावजूद ये हमको देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं इनकी जो एक सोच है, इनकी जो एक समझ है वो काम करती है। और इस समय हम देख रहे हैं, हम तो अब भी कह रहे हैं सरकार से कि आप ये सीए और इन सारी चीजों पर अपना जो फोकस है उसको हटाइए। और जो घनघोर अपराधी हमारे यहाँ छुट्टा घूम रहे हैं, ये तो एक अभी सामने आया है, जी इसकी तरह बहुत है और इसके साथ जुड़े हुए भी बहुत है। तो आप इनके बारे में कुछ करिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, इन पर अपना निशाना साधिए। और ये जो बड़ी महामारी हमारे उत्तर प्रदेश को घेरे हुए है, जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और भी ज्यादा मतलब विकट होती जा रही है, इसको नियंत्रित करने में अपनी पूरी ताकत लगाइए। ये मेरी सरकार से मेरा निवेदन है। जी शुक्रिया सुभाषिनी जी। सुभाषिनी से बात करके बहुत दिलचस्प जो है इंसाइट्स भी निकल के आई, और कहीं ना कहीं एक रास्ता, हालांकि हम सब रास्ता खोज रहे हैं पिछले कई साल से, पिछले 5-6 साल में शायद कुछ ज़्यादा। इसमें हमने एक चीज़ तो, पहली चीज़ तो अभी हमारे प्रशांत शुक्ला एक लखनऊ के पत्रकार साथी हैं जिन्होंने कमेंट किया हमारे लाइव पे कि एक विधायक का संरक्षण जो है वो अभी भी इन साहब को हासिल है। इन साहब के बारे में हम अब आपसे विदा लेंगे, उसके पहले बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इनके पिता एक किसान थे और ये 3 भाई थे, जिनमें से एक भाई की 8 साल पहले हत्या हो गई। लेकिन अपराधी ये साल 2000 में शिवली के जो नगर पंचायत के एक चेयरमैन थे ललन वाजपेयी, उनसे झगड़े के बाद अपराधी बन चुके थे। और ये समझ के देखिएगा कि हमारे समाज में अगर कोई बहुजन समुदाय से है, खास तौर पे दलित है या मुस्लिम है, वंचित वर्ग से है, तो वो विवाद में चुपचाप या तो सर झुका के हार मान लेता है या कचहरियों के चक्कर लगाने लगता है।
लेकिन बड़ा आसान होता है ये कह देना कि नगर पंचायत के अध्यक्ष से विवाद के बाद जो सवर्ण है उसने अपराध की दुनिया में पता नहीं कौन सी मजबूरी में कदम रख दिया। वो भी अदालतों के चक्कर काट सकता था, वो भी सर झुका सकता था या सुलह समझौता कर सकता था, लेकिन ये अपराधी बन जाते हैं। और ये सिर्फ अपराधी नहीं बनते हैं, फिर ये बाहुबली होते हैं, जिसका होना अब हमारे यहाँ सम्मान की बात हो गया है। मुझे याद है हमारे बचपन में ऐसे लोगों से, माता पिता उन लोगों, दो तरह के लोगों से, एक जो सरकारी नौकरी में घूस लेते थे और दूसरे जो राजनीति में थे और अपराधी थे, उनसे दूर रहने का की सलाह हम बच्चों को दिया करते थे। बीते 20 साल में हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे इनके साथ सेल्फी लेना, फोटो खिंचवाना गर्व का विषय हो गया। स्कूलों और कॉलेजों में इनको अतिथि के तौर पे बुलाया जाने लगा। दरअसल हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य नौकर पैदा करना नहीं, ये खुद भी शिक्षा संस्थान चलाते हैं जी। इनके बारे में कल ये बात हमने की थी कि ये शिक्षण संस्थान सिर्फ चलाते यही हैं। नहीं, सारे जो हैं जितने वो जो करवरिया लोग हैं, मौला भुक्कल आपने नाम सुना होगा, वो इतने सारे स्कूल कॉलेज चलाते हैं जी। और जब एक बार हमारा उनका काफी वो हुआ और पुलिस ने वहां दबिश डाली तो वो आंसर कॉपीज उनके सिनेमा हॉल में मिली। तो ये तो शिक्षा व्यवस्था है हमारे देश तो एग्जामिनेशन की कॉपी सिनेमा हॉल में पहुंच चुकी है। समाज जो सिनेमा हॉल उनका था, उनका जी समाज किस हाल में है, समाज किस हाल में है उसके बारे में मुझे यही लगता है कि मैं राग दरबारी से प्रेरणा लेके कहना चाहता हूँ कि उसका जिक्र हुआ था कि समाज को भी सिनेमा बहुत पसंद है और वो राजनीति में, संसद में, सब जगह अब मनोरंजन चाहता है। शायद इसीलिए वो सबसे ज्यादा मनोरंजन करने वाले नेता को अपना सुप्रीम लीडर बना लेता है। तमाम ये मैं नहीं मानती हूँ जी मैम, ये सब मैं नहीं मानती हूँ। ये जो जनता पे ही हर बार डाल देते हैं, अरे इसमें जनता क्या कर सकती है? मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं और तीनों क्रिमिनल हैं जी, और आप कहेंगे वो क्रिमिनल को वोट देते हैं, तो क्या किया जाए? जब सारी पार्टियां क्रिमिनल को खड़ी कर रही हैं तो किसको वोट दे? आप जनता के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? इसको मतलब आप जनता तो किसी तरह से के तौर पे देख रही हैं। नहीं, विकल्पहीनता नहीं, ये कितना मतलब समाज में डर है, कितना भय है, इन लोगों का कितना टेरर है गाँव के अंदर। मतलब वो लड़कियों के साथ क्या करते हैं, महिलाओं के साथ क्या करते हैं, गरीब परिवारों के साथ क्या करते हैं, ये बातों को हम भूल करके कहते हैं जनता दोषी है। जनता क्यों दोषी है भाई? जनता से क्या मतलब? जनता थोड़ी ना चाहती है कि ऐसे लोग आए। लेकिन अब हमारे जो ऊपर है, जो जिनको समाज और राष्ट्र और प्रदेश को चलाना है, जब वो ऐसे लोगों को खड़ा करते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, तो आम जनता क्या कर सकती है? जी, तो ये जो एंडिंग नोट है, यानी कि राजनीतिक पार्टियों को दरअसल बदलना होगा। वो कैसे बदलेंगी ये तो वही सोच पाएंगी, क्योंकि उनके अंदर का स्ट्रक्चर भी अब वो नहीं बदलेंगे। ये तो जनता को ही एकजुट करके, मोबिलाइज करके, ये हम लोगों का काम है, बहुत कठिन काम है। लेकिन इसको न करके हम इधर उधर से बहस में पड़े, निराशावादी बन जाए, वो सब बेकार है। जनता के बीच में जाना, जनता के जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं उनको उठाना, उनको अपने पीछे लामबंद करना और तब कोशिश करना कि राजनीति में भी कोई परिवर्तन आए, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, चाहे इसमें कितने साल लग जाए। तो यही हमारा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, यही हमारा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। सुभाषिनी जी से आज बात करने का हमारा दरअसल मकसद भी यही था, क्योंकि रास्ते तो हमको खोजने ही होंगे। और देवेंद्र आर्या का एक पुराना गीत है जो हम लोग आंदोलन में गाया करते थे कि बंद है तो और भी खोजेंगे हम, रास्ते हैं कम नहीं तादाद में। और उसकी एक पंक्ति मुझे जो विशेष तौर पर पसंद है कि मुट्ठियों की शक्ल में उठने लगे हाथ जो उठते थे कल फरियाद में। और इस बात के साथ हम अपनी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप कोशिश करें कि लोगों तक पहुंचाएं, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं व्हाट्सएप पे जिनकी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है इस बातचीत की लोगों को सुनने की ज़रूरत है। सुभाषिनी जी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम आपके लिए लगातार, दर्शकों को भी शुक्रिया, लगातार हम लाते रहेंगे बहुत सारा कंटेंट। बहुत सारे लोगों ने इसको लाइक किया है, वीडियो को शेयर किया है, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। कि एम्बुश लगा के तरीके से, मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस ने। कि एम्बुश लगा के तरीके से, मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस ने।